नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने लगातार दूसरे दिन लेकर आए वही विषय, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। ये हमारे गणतंत्र दिवस के मौके पर देश के उपराष्ट्रपति ने तिरंगे को सलामी न देकर देश में जो सवाल खड़ा किया है, उस सवाल को लेकर हम दूसरे दिन भी आपके सामने इसलिए हाजिर हैं क्योंकि 24 घंटे से ज़्यादा समय बीत जाने के बावजूद भी, बल्कि 30 घंटे से ज़्यादा, अभी तक उपराष्ट्रपति जी की तरफ से इस विषय में समाधानकारक जवाब नहीं आया है। और जिस तकनीकी आधार पर वो जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं वो दया के पात्र है। और इसलिए आज के भी बिंदास बोल में हम इसी विषय पर बात करेंगे और आपके कॉल लेंगे, प्रतिक्रिया लेंगे, इस बातचीत को जारी रखेंगे और उन तक पहुंचाएंगे। और दोबारा खुद हामिद अंसारी या इस देश का कोई भी डिग्निटी ऐसी गलती नहीं करेगा। इतनी चर्चा इस देश में इस विषय पर कराएंगे। आइए आज आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले मुद्दे को देखते हैं। सवा अरब लोगों का देश भारत, जिसमें हर धर्म, संप्रदाय, अनेक भाषा, सैकड़ों बोली, विश्वास और मतों मान्यताओं का अस्तित्व है। लेकिन केवल 3 रंगों वाला एक तिरंगा देश प्रेम की डोर में सबको एक साथ पिरो देता है। देश प्रेम के जज्बे से लबरेज हर हिंदुस्तानी अनेक विविधताओं के बाद भी एक नजर आते हैं। तिरंगा महज एक कपड़े का टुकड़ा नहीं, बल्कि आजाद हिंदुस्तान की आन बान और शान है। इसके लिए देश का हर नौजवान मर मिटने के लिए तैयार रहता है। 1947 में तिरंगे को आजाद भारत के आधिकारिक ध्वज के रूप में मान्यता मिली, लेकिन इससे पहले 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक कलकत्ता में पहला राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। उसके बाद 1931 में भारत के राष्ट्रीय ध्वज की परिकल्पना रंग लाई। तिरंगे ध्वज को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया, जो केसरिया, सफेद और मध्य में गांधी जी के चलते हुए चरखे के साथ था। बाद में 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे मुक्त भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद ध्वज के रंगों में बदलाव नहीं किया गया। ध्वज में गांधी जी के चरखे के स्थान पर सम्राट अशोक के धर्मचक्र को जगह दी गई और भारत को अपना राष्ट्रीय ध्वज मिल गया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की ऊपरी पट्टी में केसरिया रंग है, जो देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। बीच में स्थित सफेद पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का प्रतीक है। निचली हरी पट्टी उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाती है। इस धर्म चक्र को विधि का चक्र कहते हैं, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सारनाथ मंदिर से लिया गया है। इस चक्र को प्रदर्शित करने का आशय यह है कि जीवन गतिशील है और रुकने का अर्थ मृत्यु है। 26 जनवरी 2002 को भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया गया और स्वतंत्रता के कई वर्ष बाद भारत के नागरिकों को अपने घरों, कार्यालयों और फैक्ट्री में न केवल राष्ट्रीय दिवसों पर, बल्कि किसी भी दिन बिना किसी रुकावट के फहराने की अनुमति मिल गई। अब भारतीय नागरिक राष्ट्रीय झंडे को शान से कहीं भी और किसी भी समय फहरा सकते हैं, बशर्ते कि वो ध्वज की संहिता का कठोरता पूर्वक पालन करें और तिरंगे की शान में कोई कमी न आने दें। सुविधा की दृष्टि से भारतीय ध्वज संहिता 2002 को 3 भागों में बांटा गया है। संहिता के पहले भाग में राष्ट्रीय ध्वज का सामान्य विवरण है। संहिता के दूसरे भाग में जनता, निजी संगठनों, शैक्षिक संस्थानों आदि के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के विषय में बताया गया है। संहिता का तीसरा भाग केंद्रीय और राज्य सरकारों तथा उनके संगठनों और अभिकरणों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के विषय में जानकारी देता है। हमारे साथ 2 विशेष मेहमान भी इस विषय पर जुड़े हुए हैं। जब बात तिरंगे की है, उसके आन बान और शान की है, तो हमारे साथ इसी से जुड़े हुए सेना के साथ रह चुके पूर्व ब्रिगेडियर टीपीएस त्यागी जी है, जो वीर चक्र से सम्मानित किए गए हैं। त्यागी जी, आपका मैं स्वागत करता हूं। साथ में एस.के. दत्ता जी हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के साथ राजनैतिक मामलों के विशेषज्ञ हैं। और आप हमारे साथ करोड़ों की संख्या में जुड़े हैं। आप भी अपनी बात को रख सकते हैं, कॉल करके अपनी बात को हम तक पहुंचा सकते हैं। वीडियो कॉल करके अपने घर से आप अपने प्रतिक्रिया को देख सकते हैं और साथ ही आप सोशल मीडिया के द्वारा भी आपकी बात
पहुंचा सकते हैं। हम आपकी किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति को बिंदास बोल में विदाउट एडिट सीधे लाइव दिखाएंगे। मैं त्यागी जी के पास चलता हूं। त्यागी जी, जो घटना भारत में घटी है, उपराष्ट्रपति के द्वारा घटी है, इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिन्हें रस्म दुनिया और मौकाए दस्तूर को देखते हुए करना चाहिए। यद्यपि कानूनन जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 है, उसके सेक्शन 6 में ये कहा गया है कि जब झंडे को फहराया जाए, होस्ट किया जाए, तो उस समय जितने लोग हैं वो सब अटेंशन में आ जाएं और जो सीनियर मोस्ट है वो उसको सल्यूट करें, या वो लोग जो यूनिफॉर्म में हैं वो उसे सल्यूट करें। लेकिन ये कानूनी दृष्टि से तो ठीक है, जो अंसारी जी ने किया वो उसके दायरे में नहीं आते, उनका सल्यूट ना करना कानूनन जुर्म तो नहीं है। लेकिन रस्म दुनिया को देखते हुए अगर एक मंच के ऊपर 4 इंडियंस हैं और उसमें से 3 उस झंडे को सल्यूट कर रहे हैं और चौथा ना करे, तो वो ऐसा लगता है कि जैसे ये कसदन नहीं किया गया मामला है। अच्छा होता अगर वो झंडे को सल्यूट करते। बिल्कुल, और उनकी बॉडी लैंग्वेज भी दिखा रही है कि वो उस स्टेज पर असहज है। वो वीडियो भी हम आपके सामने लाएंगे। कानून की बात आप कर रहे हैं, हालांकि सेक्शन 3.4 ये कहता है कि जब ध्वज को सलामी देने के लिए कहा जाता है और उस वक्त राष्ट्रगान अगर बजता है तो उस वक्त सलामी देनी चाहिए। हम एसके दत्ता जी के पास चलते हैं। दत्ता जी, आपकी प्रतिक्रिया? लीगल एंगल के हिसाब से जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा है वो अपने जगह पे सही है और ठीक है। ये है कि उस पर कुछ प्रावधान है, कुछ क्लॉजेस है। सबसे पहली बात है कि जब गणतंत्र दिवस पे या फिर स्वाधीनता दिवस पे जब तिरंगा को लहराया जाता है, हेड ऑफ द स्टेट उसकी सलामी देती है। दूसरी बात यह है कि डिग्निटरीज और नागरिक की जहाँ बात आती है, डिग्निटरीज के लिए पगड़ी का छूट है या फिर कैप की छूट है, टोपी की छूट है, पर नागरिक अगर सलामी दे तो कैप पहनना चाहिए। और बाकी जितने सेना के जो लोग होते हैं या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस या फिर पुलिस के जो लोग होते हैं, उनका एक तरह से वर्दी होना चाहिए। वर्दी के बिना सलामी अगर देते हैं तो गैर कानूनी है। तो हम अंसारी साहब ने जो किया है सलामी ना देकर, वो लीगल दृष्टिकोण से उस पर कोई उनको चुनौती नहीं दे सकते लेकिन हैं। क्या किसी देश के उपराष्ट्रपति के लिए कानूनन चीजों का सहारा लेने की स्थिति पैदा होना दयनीय स्थिति नहीं है? नहीं, बेशक है। मतलब वही मैं कह रहा था सुरेश जी कि कानूनी तौर पे तो चैलेंज नहीं किया जा सकता है, पर कुछ होते हैं जो एग्जिस्टिंग ट्रेडिशंस होते हैं या फिर मॉरल एथिक्स होते हैं। नैतिकता, हाँ, मॉरल एथिक्स के आधार पे और एग्जिस्टिंग ट्रेडिशन के आधार पे, और क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मामला है, इमोशनल मामला है, देश का तिरंगा सबसे ऊपर होता है, और आप तो इसलिए उस आप हिसाब से स्थिति को करना देखिए चाहिए। कि वहां पर बारिश आ रही थी, वहां पर सुरक्षा के इतने कड़े इंतजाम के बाद लोग वहां पहुंचे थे, वहां पर भय था, वहां पर इतने बड़े पैमाने पर लोगों में उत्साह था कि लोग बारिश में भी उठे नहीं। और इतने देशभक्ति के माहौल में हमारे उपराष्ट्रपति इतने दयनीय हो गए हैं कि उनको कानूनन सफाई देने की, तकनीकी आधार पर सफाई देने की नौबत आई है। और देश के कुछ लोग, कुछ चैनल ये कह रहे हैं कि वो परेड की सलामी ले रहे थे। ये बिल्कुल गलत है। हम आपको वीडियो में दिखाएंगे कि ये तिरंगे को फ्लैग होस्टिंग की सलामी थी और फ्लैग होस्टिंग के समय उन्होंने इसको फ्लैग होस्टिंग का सम्मान देने की आवश्यकता थी। हमारे साथ कॉलर भी बड़े पैमाने पर जुड़े हैं, हम उनके पास भी चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। जय हिंद। बोलिए। सुरेश जी नमस्कार। हाँ सुरेश जी, मैं ये कहना चाह रहा कि बराक ओबामा और नरेंद्र भाई मोदी की जो इतनी मजबूत सिक्योरिटी है, उसमें जो है ये ISI का एजेंट जो है खड़ा रहता है, तो नरेंद्र भाई मोदी की और बराक ओबामा की सुरक्षा में जो है सेंध है बहुत बड़ी। इसकी जांच होनी चाहिए। कहीं ये जो है अपने आप उड़ा के आत्मघाती हमला करने का तो इरादा नहीं था इसका। नरेंद्र भाई की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। इतने महान आदमी, इतने चलिए, मैं ऐसे विषयों की छूट नहीं दे सकता। ऐसे विषय ना बोलिए। हम मानते हैं कि देशवासियों में गुस्सा है, गुस्सा स्वाभाविक है, क्योंकि जिस तिरंगे के सम्मान के लिए करोड़ों लोगों ने जान दी है और करोड़ों लोग हंसते हुए विदाउट किसी भी प्रकार के किसी के आदेश के बगैर आज भी जान देने को तैयार है, उस तिरंगे का अपमान किसी दुश्मन से हम सह नहीं सकते। देश का उपराष्ट्रपति करे तो गुस्सा स्वाभाविक है। अगले कॉलर।
नमस्कार सुरेश जी, मैं लखनऊ से मानस मिश्रा बोल रहा हूँ। सर, मेरा ये कहना है कि अभी कल एबीपी न्यूज में थ्रू सोशल मीडिया इन्होंने दिखाया था कि ये प्रोटोकॉल में एकदम सही होता है कि अगर ये सल्यूट ना करे, और मोदी जी ने और पर्रिकर जी ने गलत फहमी में सल्यूट कर दिया था। तो ये एक तो अगर ऐसा सही है जो एबीपी न्यूज दिखा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर गलत है तो बेहद शर्मनाक बात है कि बाकी न्यूज वाले इसको सही ठहरा रहे हैं, जो कि हमारे देश पर एक इन्होंने बहुत ही गलत तरीका का व्यवहार किया हमारे देश के झंडे के साथ। ये कितनी शर्मनाक बात है कि ये कहा जाए कि जिसने सैल्यूट नहीं किया वो सही है और जिन्होंने सैल्यूट किया वो गलत है। इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है और इससे बड़ी देश के साथ गद्दारी क्या हो सकती है कि आप गलत आदमी को सही ठहरा रहे हो और जिन्होंने तिरंगे को सलामी दी है उसको आप गलत ठहरा रहे हो। त्यागी जी, जिस प्रकार का मुद्दा इस घटना के बाद सामने आया है और कुछ लोग अंसारी को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं, क्या यह दुखद नहीं है? जो फौज के रीति रिवाज हैं वो सिविल में अप्लाई नहीं किए जाते। 26 जनवरी को जब आपने परेड देखी होगी तो परेड में आगे आगे उनका कमांडर चढ़ता है और जब वो मंच के सामने पहुंचता है तो वो सल्यूट करता है और अपने लोगों को बोलता है दाहिने देख। बाकी कोई सल्यूट नहीं करता, एक सल्यूट करता है। लेकिन ये बात उस एलिवेटेड मंच के ऊपर लागू नहीं होती जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सल्यूट कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर सल्यूट कर रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर सल्यूट कर रहे हैं और उस एलिवेटेड मंच पे केवल एक और डिग्नेटरी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो सल्यूट नहीं कर रहे। इसलिए इसमें एक क्वेश्चन मार्क लगता है, आता है और ये सवाल पूछना वाजिबी है कि उपराष्ट्रपति जैसे पद पर सवाल उठाने के कारण होने वाले किसी भी कार्रवाई को हम फेस करने को तैयार है, लेकिन हम हिंदुस्तान के मन में जो सवाल है उसको किसी भी कीमत पर पूछेंगे। एक वीडियो दिखाते हैं। अंसारी साहब, ये जो वीडियो मैं दिखाने जा रहा हूं इसका चरित्र भी बहाने बता सकता था कि गिरते हुए तिरंगे को मैं बचा नहीं पाया, लेकिन यह अपाहिज होते हुए भी साइकिल से उतरकर तिरंगे को बचाता है। इससे कुछ प्रेरणा लीजिए, देखिए। अंसारी जी, इसके पास तो बहाने के लिए साक्षात उसका शरीर था और उसको कोई सवाल भी नहीं पूछ सकता था कि गिरे तिरंगे को तुमने क्यों नहीं बचाया। लेकिन ये प्रेरणा अंदर से आई और उस गर्मी के धूप में भी ये चरित्र वहां पर जाकर उस गिरते हुए तिरंगे को सड़क पर गिरने नहीं देता, उसको बजाता है। तब दुनिया उसको देखकर सलाम करती है। आपने सलाम नहीं किया और आपके इस ना करने के कारण लोग आपको क्या कह रहे हैं, इसका दुख एक देशभक्त नागरिक के नाते मुझे भी हो रहा है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस दुख के सहभागी होने की नौबत आमने हम पर लाई है। कॉलर के पास चलता है। जय हिंद। बोलिए। हेलो सुरेश जी। हाँ हाँ, नमस्कार जी। क्या कहना है आपको? हाँ, हम आपका चैनल देखने में बहुत खुशी है। आप ये नए नए मुद्दे उठा रहे हैं, बहुत धन्यवाद है आपको, आपके माता पिता को। और ये देश के लिए ये सलोट नहीं मारा है, ये एकदम रॉन्ग है। इसका जवाब आप छोड़ना नहीं, आप लेना, हम आपके साथ में हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद।
बोलिए। सूर्य जी नमस्ते। हाँ मैं ईश्वर कामले महाराष्ट्र लातूर से बोल रहा हूँ। बोलिए। जिस तरह से अंसारी जी ने तिरंगे का अपमान किया है, तो क्या मैं ये समझता हूँ कि इनको तिरंगे को सैल्यूट करने के लिए इनको शर्म आ रही है, तो हिंदुस्तान में क्यों रहते हैं? इनको अगर इनको इतनी शर्म आ रही थी, पाकिस्तान क्यों नहीं जा सकते लोग? हम ऐसे लोगों को क्यों राष्ट्रपति बनाते हैं कि जिनको तिरंगे को सलूट मारने के लिए शर्म लगता है? सर जी, इनको तो हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों को, जो इतना बड़ा व्यक्ति, इतना बड़ा, जिसको हमने इतना बड़ा पद दे दिया है, उपराष्ट्रपति हमारे देश के बन गए हैं, उनको इतना हाथ उठाकर आपने सलूट करने के लिए तिरंगे को इतना बड़ा उनको बोझ लग रहा है, तो ये लोग हमारे लिए बोझ है सुरेश जी। इनको हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। धन्यवाद। एसके दत्ता जी, देखिए लोगों के अंदर कितना गुस्सा है। जब उपराष्ट्रपति आते हैं तो पूरा सदन खड़ा हो जाता है, कहीं पर सदन के बाहर भी हो जाते हैं तो प्रधानमंत्री तक खड़े हो जाते हैं। क्या कहीं कानून में थोड़ी लिखा है कि उपराष्ट्रपति आने के बाद खड़ा होना चाहिए? लेकिन लोग उनको सम्मान देते हैं, तो क्या इस चीज का भान भी उनको नहीं रहा? बेशक सही बात है, क्योंकि कानून के हिसाब से अगर देखा जाए तो कानून के हिसाब से केवल राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग और तिरंगा के सामने ही खड़ा होना चाहिए। प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, उनके सामने खड़े होने की आवश्यकता नहीं होती है। वो जैसे मैंने शुरू में कहा था कि कुछ मॉरल एथिक्स होते हैं और कुछ एग्जिस्टिंग ट्रेडिशंस होते हैं, उसके हिसाब से लोग सम्मानपूर्व ये सब चीज़ें करते हैं। और इन सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है तिरंगा, तो नेचुरल है कि ट्रेडिशन और स्वाभिमान को ध्यान रखते हुए उपराष्ट्रपति जी को सलामी लेनी चाहिए थी, सैल्यूट करना चाहिए था तिरंगा को। अगर नहीं किए हैं, क्योंकि राष्ट्रीय हित की बात है, राष्ट्रीय स्वाभिमान की बात है, तो मेरा मानना है कि नैतिक आधार पे उनको राष्ट्रीय लेवल पे माफी मांगनी चाहिए इस पूरे चीज के लिए। बिल्कुल तिरंगा लेकिन उपराष्ट्रपति के तरफ से माफी मांगना तो दूर, दयनीय स्थिति है कि वो प्रेस नोट निकाल कर, वो भी उनका ओएसडी प्रेस नोट निकाल कर बताता है कि ये तकनीकी आधार पर गलती नहीं है। त्यागी जी। जी, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर उपराष्ट्रपति माफी मांग भी लें तो क्या होगा? मेरा तो ये कहना है कि अब अगर इनको ये बात समझ में आ गई है कि देश सर्वप्रथम है, राष्ट्र सर्वप्रथम है, तो उपराष्ट्रपति जी कम से कम हमारी इस बात को मान लें और इसकी संस्तुति कर दें कि सार्वजनिक स्थानों पर आपसी अभिवादन में देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदावर्द, सत श्री अकाल, इनको इज्जत के साथ अवकाश देकर जय हिंद बोलना अनिवार्य कर दिया जाए, तो हम उनकी इस छोटी या बड़ी गलती को नजरअंदाज करने के लिए तैयार हैं। और वो भी तिरंगे के लिए माफी मांगेंगे ना, क्या गलत है उसमें? सम्मान बढ़ेगा। तिरंगा के लिए चौहान साहब एक बार क्या लाखों बार भी अगर कोई माफी मांगते हैं तो मैं मानता हूं कि वो अपने आप को गर्वित महसूस करेंगे। बिल्कुल। तिरंगा के लिए लोगों ने अपना सर कलम कर दिया, तो माफी तो कुछ चीज नहीं है। बिल्कुल, परिवार सुहा कर दिए, पूरे जीवन देश के लिए समर्पित कर दिए, सुहा कर दिए। ऐसे लोगों ने इस तिरंगे की शान को बनाया है, उसके शान के साथ खिलवाड़ किसी को नहीं करने देंगे। त्यागी जी, आपने जिस बात की मांग की है कि जय हिंद कहना चाहिए, मैं आपको स्वाभिमान के साथ कहता हूं कि सुदर्शन में कोई भी फ़ोन करता है या हम लोग किसी एक दूसरे को मिलते भी है तो जय हिंद से ही मिलते हैं, और हमारा हर एंकर कार्यक्रम का जो समापन है वो जय हिंद से करता है। यही कारण है कि आज सुदर्शन चैनल का न केवल टीआरपी, लेकिन इसके लिए जो समर्थन लोगों के अंदर है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। सवाल ये है कि केवल सुदर्शन चैनल नहीं, मेरा ये कहना है कि स्कूल हो या कॉलेज, बिजनेस एंटरप्राइज हो या इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, सबके अंदर ये आवश्यक हो जाए कि सार्वजनिक स्थानों पर वो जय हिंद बोलें। जब हम जय हिंद बोलते हैं तो दिमाग के चारों तरफ 2-4 सेकंड तो देश प्रेम और देशभक्ति की भावना बिल्कुल है। बिल्कुल, और ये देश मेरा है और इसके प्रति मेरा कोई कर्तव्य है, ये भावना इस देश की कई समस्याओं को दूर कर सकती है। ये देशभक्ति का भाव मन में अगर आता है तो देश की कई समस्याएं दूर होती है। फिर वो कचरा डालने की समस्या हो, देश में भ्रष्टाचार की समस्या हो या कोई भी समस्या हो, केवल एक ही आधार पर्याप्त है इन समस्याओं को खत्म करने के लिए। कॉलर के पास चलता है। जय हिंद। हाँ सर, मैं जय हिंद। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने जो देखा
और कि हामिद अंसारी साहब ने थोड़ा सा मतलब जो रिस्पेक्ट नहीं किए अपने तिरंगे झंडे को, तो हम लोग उनके बहुत उन्हें इज्जत करते हैं। 100 करोड़ हमारी देश की जनता उनकी बड़ी इज्जत करती है, लेकिन जो उन्होंने इस तरह का, अब चाहे जानबूझ के किया है गैर जानबूझ के, उससे हमें बड़ा हम लोग आहत, और कल से हम एकदम बिल्कुल बीमार पड़े हैं पेट पे। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम इस चीज को कैसे व्यक्त करें, किससे कहें कि हमारे तिरंगे का अपमान माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी जो है कर रहे हैं। बस इतना ही हमारा कहना है। बस हम यहाँ पर ब्रेक पर जाते जाते आपको तिरंगे के सम्मान का ये गीत सुनाते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं देश के उपराष्ट्रपति के कैसे हरकत के ऊपर देश शर्मिंदा है, दुखी है, भावना विवश है, और वो सवाल पूछ रहा है हामिद अंसारी जी जवाब दो कि आखिर क्यों सैल्यूट नहीं हुआ, क्यों आपको कानून और तकनीक और प्रोटोकॉल का सहारा लेना पड़ रहा है, और आखिर हिंदुस्तान आपको क्या सजा दे रहा है। आपको ना उस भारत उस तिरंगे के मालिकाना घर से निकाल रहा है, ना आपका राष्ट्रपति पद छीन रहा है, कह रहा है कि बोलो, कुछ तो जवाब दो, माफी मांगो, लेकिन उपराष्ट्रपति इसके लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? हेलो। हाँ हाँ जी, मैं मुकुल शुक्ला मुंबई से बोल रहा हूँ। आज के इस विषय पर ये देख करके ही बहुत शर्म आती है कि जब एक डायस पर अंतरराष्ट्रीय स्तर का कवरेज चल रहा हो, सारी दुनिया जिसे देख रही हो, उसको देखते हुए मात्र एक हाथ उठाने भर की एक फॉर्मेलिटी करने में अगर किसी को तकलीफ होती है तो बड़ा शर्मनाक बात है हमारे देश के लिए। आप देखिए, इससे पहले भरे सदन के अंदर वंदे मातरम का अपमान हुआ, कहीं कोई शोर तक नहीं हुआ, और आज भी उसको छुपाए जाने, दबाए जाने की पूरी कोशिश की जाती है। उसी तरीके से इस शर्मनाक हरकत को, जिसको कि सारी दुनिया देख रही थी, और हर किसी को आश्चर्य हुआ होगा कि ओबामा सलामी ना दे तो समझ में आता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को सलामी देने में क्या तकलीफ हो रही थी, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि उनके हाथ में दर्द था या कंधों में दर्द था। और अगर इतनी तकलीफ थी तो वहां बैठे ही क्यों थे? उनको उस समय छुट्टी ले लेनी चाहिए थी। अगर इनको तिरंगे के ऊपर इतनी शर्म आती है तो मतलब हम उन्हें उपराष्ट्रपति माने, ये हमारे लिए भी बड़ी शर्मनाक बात है। और ये एक संवैधानिक पद है, संविधान के अनुसार उन्हें कानून से ज्यादा उस समय पर समय की क्या जरूरत है उसके हिसाब से एक्ट करना चाहिए। और सांप्रदायिक सद्भाव की जब बात आती है, सेकुलरिज्म की बात आती है, तो केवल एक ही पक्ष के लोगों पर इसकी जिम्मेदारी आ जाती है। जब हमारे उपराष्ट्रपति रामलीला देखने जाते हैं तो उन्हें तिलक लगवाने में शर्म आने लगती है, उन्हें वहां पर उसमें भी वो मना करते हैं कि मुझे तिलक मत लगाओ। तो भाई ये तो एक अजीब सा तरीका है कि आप वंदे मातरम का बेइज्जती कर दें, आप तिरंगे की बेइज्जती कर दें, और फिर भी कोई कुछ ना करे, मीडिया भी उसको दबाता छुपाता रहे, क्योंकि जस्ट ये एक संवैधानिक पोस्ट है, इसलिए कोई भी कुछ भी गलत करे ये बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, और इस पर आवाज उठाई जानी बहुत जरूरी है। आपने इसके लिए बहुत अच्छा काम किया, और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि हमारे लिए कोई संवैधानिक पोस्ट से भी बड़ा तिरंगा है, किसी व्यक्ति से और संबंधों से भी बड़ा तिरंगा है, किसी भी अधिकारी से बड़ा तिरंगा है, क्योंकि ये इस राष्ट्र का राष्ट्रध्वज है,
ये हमारी आन बान और शान है और इसे हम हरगिज किसी भी कीमत पर बनाए रखेंगे। हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं, इसके शान के लिए, इसके लिए जान देने की हमको ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम सीमा पर नहीं है। लेकिन सीमा के अंदर इसके अपमान को हम कैसे सहेंगे। हम आपको एक छोटे बच्चे का वीडियो दिखाते हैं। अंसारी साहब, जरा इसको देखिए। अंसारी साहब, इस बच्चे के लिए कोई कानून नहीं है, इस बच्चे के लिए कोई नियम नहीं था, इस बच्चे को कोई पैसे देने वाला नहीं था, इस बच्चे के ऊपर इंटरनेशनल कैमरे नहीं लगे थे, इसके बगल में अमेरिका का राष्ट्रपति खड़ा नहीं था। ये एक खुले मैदान से जा रहा था जहां देखने वाला केवल ईश्वर और उसकी अंतरात्मा थी। गिरे हुए पड़े हुए तिरंगे को उसने उठाया, अपने शर्ट से उसको साफ किया और बड़े शान से उसको अपने साथ वो लेके गया है। ये बच्चा भी तो बहाना बता सकता था ना कि 18 साल इसके पूरे नहीं हुए हैं। कितने बहाने इसके पास थे, लेकिन इसने बहाने नहीं बताए। क्या अगली बार कोई बच्चा आपकी हरकत देखकर रास्ते पर पड़ा हुआ तिरंगा उठाकर लेके जाएगा क्या? क्या आप प्रेरणा दे रहे देश के बच्चों को? यह सवाल इससे बनता है। त्यागी जी, जो मैं बात उठा रहा हूं, इस पर आपकी क्या कहना है? मैं आपकी बात से सहमत हूं कि तिरंगे को सम्मान देने के लिए हमें कानून के सहारे की आवश्यकता नहीं है। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उस समय फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 नहीं बना था। उस समय सैल्यूटिंग के बारे में नहीं लिखा गया था, लेकिन वो तिरंगे को सैल्यूट करते थे। उन्होंने तो 1923 में कैलकाटा की म्युनिसिपल बिल्डिंग में जब वो जेल में रहते हुए मेयर चुने गए तो वहाँ गए और यूनियन जैक उतार के तिरंगा झंडा फहरा दिया और उसको सैल्यूट किया। हालांकि उसके बाद वो फिर जेल चले गए। तो कहने का मतलब ये है कि अंसारी और फिर चीजें देश काल पात्र के हिसाब से की जाती हैं। जब वहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया उसी एक एलिवेटेड बेंच पे सैल्यूट कर रहे हैं, तब अंसारी जी को क्या तकलीफ थी सैल्यूट ना करने की? इन्हें सैल्यूट करना चाहिए था, कानून का सहारा नहीं लेना चाहिए था। बिल्कुल। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ जी चौहान साहब, मैं दिल्ली से राजेंद्र राजपूत बोल रहा हूँ। हाँ सर, ये जो आप दिखा रहे हैं ना कि सलूट नहीं किया। हाँ। और दूसरी बात ये है कि जब मैं देख रहा था परेड चल रही थी, उस टाइम भी ये किताबों के पन्ने पलट रहे थे दाएं बाएं। हाँ। मतलब इतनी तैयारी से लोग बाग बेचारे सारा मेहनत करते हैं परेड के लिए। विदेश से लोग हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं। हाँ। मगर ये हमारे जो इंडिया के जो उपराष्ट्रपति बना दिए हैं, इन्हें बनाया किसने? ये इस लायक है कि नहीं? एक रिक्शे वाले को भी इतनी समझ है कि क्या करना चाहिए तिरंगे के लिए। बिल्कुल। उपराष्ट्रपति किसने बना दिया इन लोगों को? बिल्कुल सर, ये बहुत गलत बात है। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। देश समझ रहा है लेकिन देश के उपराष्ट्रपति नहीं समझ रहे। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? हाले। हाँ हाँ, नमस्कार सुरेश जी। बोलिए। सुरेश जी, मैं बताऊं कि बहुत ही शर्म की बात है। मैं आपको बता दूं, मैं सारे चैनलों को फोन कर करके उनको मैं पूछा है कि आपको ये कैसा लगता है। नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी बात ये एबीपी न्यूज पर कल दिखा रहे थे कि गणतंत्र दिवस का 2 घंटे का क्या काम है, वहां पर 1 घंटे में भी हो जाना चाहिए। मैं उनको फोन करके बोले आपको क्या दिक्कत है, आपको शर्म आनी चाहिए। और ये झांकियों के लिए बताइए, झांकियों के लिए प्राइवेट को दे देना चाहिए। मैं बोले अलग अलग झांकी अपनी सेट करके दिखाएंगे, उसमें आपको क्या दिक्कत है? तो उन्होंने बोला नहीं यार, आप ऐसे कैसे बोलते हैं। मैं सारा चैनलों को फोन करके उनको बोला है कि आप जो दिखा रहे हैं वो गलत दिखा रहे हैं, और बहुत कई बार तो फोन का रिस्पांस भी नहीं देते। मैं आपको सलूट करता हूँ, हमारे राष्ट्रपति को इसके लिए शर्म आनी चाहिए। धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? सर, ये जो सब देखने में आ रहा है, इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कि हमारे लोकतंत्र में
ये जो सबसे बड़ा मंदिर है, इसमें ऐसे लोग घुस चुके हैं या पहुंच चुके हैं या कैसे भी आप समझ लीजिए मेरा मतलब कहने का, बिल्कुल, कि जो बोला नीच मंदिर में नालायक कुर्सी पर नारी सत्ता में परिणाम बेड़ा गर्क, कि इन्होंने उल्टी जो गंगा बहाई है इसके अंतर्गत ही। चलिए धन्यवाद। हम आपको दिखाते हैं कि भारतीय फिल्मों के द्वारा भी देशभक्ति का कितना प्रचार होता है। ऐसे शॉट जब फिल्म में डालते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं लोग। ऐसे फिल्म को, ऐसे शॉट को, ऐसे भूमिका करने वाले, पर्दे पर भूमिका करने वाले व्यक्ति के लिए भी तालियां बजाते हैं। उपराष्ट्रपति साहब, आप तो सच में भूमिका करें और आप सैल्यूट नहीं करें। देखिए, ये इस देश के सैनिकों का जज्बा है कि उस तिरंगे की शान बनाए रखने के लिए वो अपना सीना आगे करते हैं, लेकिन तिरंगे को कुछ होने नहीं देते। ऐसे फिल्मी शॉट में पूरा थिएटर खड़ा हो जाता है, भारत माता की जयकारा लगाता है। ऐसे हीरो को देशभक्ति का तमगा मिलता है, उसका सम्मान बढ़ता है। ये सनी देओल या इसका डायरेक्टर कह सकता था कि मुझे ये शॉट दिखाने का कोई कानून नहीं है, लेकिन उसने फिर भी दिखाया। और आप तो कानूनन उपराष्ट्रपति पद पर बैठे हैं, आप करने के लिए नहीं, ना करने के लिए कानून का सहारा ले रहे। दुख इस बात का है। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। सर, सबसे पहले तो मैं सुदर्शन न्यूज को मुबारकबाद देता हूं कि आपने ये मुद्दा उठाया है और ये मुद्दा बहुत ही अहमियत रखता है। हमारे देश के उपराष्ट्रपति, जिनके नीचे हमारे देश की तीनों सेनाएं आती हैं, पूरे देश को जिनके ऊपर गर्व होता है, ये ना केवल तिरंगे का अपमान कर रहे हैं बल्कि पूरे देश और तीनों सेनाओं का भी अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। त्यागी जी के पास चलता हूं। त्यागी जी, आपने देखा फिल्मों के द्वारा भी कितना प्रचार होता है, और उस फिल्म में जब ये शॉट मैंने कहा कि जब पर्दे पर चलता है तो लोगों में कितना उत्साह आता है। उपराष्ट्रपति के इस हरकत के बाद देश में कुछ लोगों के मन में मायूसी आना भी तो स्वाभाविक है, और उसके दोषी उपराष्ट्रपति हैं। दरअसल में इज्जत और संवेदना ये कानून के ऊपर निर्भर नहीं करती, नियमों के ऊपर निर्भर नहीं करती। फिल्मों के अंदर तो वो अदाकारी करते हैं शायद पैसा कमाने के लिए, लेकिन राकेश शर्मा ने जब स्पेस के अंदर तिरंगा झंडा फहराया था तो कोई कॉमर्शियल एम नहीं था। जब एक सिपाही एक पोस्ट को जीतता है, मरते मरते जीतता है, आखिरी टाइम तक जब वो दो गोली लग गई होती है तब भी वो कहता है कि मैं तिरंगा झंडा उस पोस्ट के ऊपर फहराऊंगा। वहाँ कॉमर्शियल एम नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि तिरंगे झंडे के लिए इज्जत देना, उसको इज्जत देना, इसमें कानून का सहारा ना लिया जाए। इसको तो इज्जत देना चाहिए था, और जो संवैधानिक पद पे है उसे उससे भी ज़्यादा, और उस समय और भी ज़्यादा जब बाकी सारे लोग झंडे को सैल्यूट कर रहे हैं और वो अकेले सैल्यूट नहीं कर रहे। ये एक प्रश्न उठता है और इसका जवाब उपराष्ट्रपति जी को देना ही चाहिए। बिल्कुल। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हरिओम जी। हाँ, हरिओम हरिओम। क्या कहना है आपको? हाँ जी, जय हिंद सुरेश चौहान जी। हाँ हाँ, मैं हिमाचल प्रदेश से बोल रही हूँ, विद्या देवी, आंगनबाड़ी वर्कर। हाँ हाँ, जो इन्होंने हमारे उपराष्ट्रपति जी ने हमारे तिरंगे झंडे का अपमान किया है, ये बड़ी दुख की बात है, बड़े दुख की बात है। हम उनसे त्याग पत्र चाहते हैं। धन्यवाद। ये हुई ना बात कि इस देश के आम नागरिक भी फोन करके अपना नाम पता बता के देश के उपराष्ट्रपति को अपना
त्याग पत्र मांग रहे हैं, ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र का विजय है। लेकिन इस लोकतांत्रिक अधिकारों का ही गलत फायदा उठाने वाले लोगों के कारण ये पराजय में बदलता है। एक रोजा फिल्म का यह मैं शॉट दिखाता हूं कि कैसे व्यक्ति जिसके ऊपर कोई कानूनन बंधन नहीं, लेकिन सब कुछ न्यौछावर करके आतंकवादियों के बीच में जाकर वो तिरंगे को जलने से बचाता है। खुद को आग लग जाए तो चलेगी, लेकिन तिरंगा बचना चाहिए। देखिए, चलते हमारे पास कुछ फोटो भी लोगों ने भेजे हैं जो इस इवेंट में गए थे, सोशल मीडिया में चल रहे। त्यागी जी, हम दोनों के बीच में जो विंडो है, इसमें नीचे तो उपराष्ट्रपति वाला शर्मसार करने वाला वो फोटो है, उसके ऊपर ये फोटो है जो कुत्ते इस कार्यक्रम में ड्यूटी में थे, उन्होंने सलामी दी हुई है। मतलब कुत्ते भी सलामी दे रहे, लेकिन हमारे देश के उपराष्ट्रपति नहीं दे रहे। क्या कहें? 26 जनवरी का तो एक ऐसा मौका होता है, गणतंत्र दिवस है, कि उसमें जिनकी नहीं भी ड्यूटी बनती है वो भी लोग अटेंशन में खड़े होकर तिरंगे के सामने सलामी देते हैं। ऐसे में उपराष्ट्रपति का सलामी ना देना, ये तो एक बहुत शर्म की बात नजर आती है। और जितने उस रोज बारिश हो रही थी, सुबह को 4 बजे से लोग वहाँ पर आए हुए थे, बच्चे जो है वो खड़े हो के सलामी दे रहे थे तिरंगे को, और हमारे उपराष्ट्रपति जी कानून का सहारा लेके और बाकी सब लोग सलामी दे रहे हैं, मगर वो अपना हाथ नहीं उठा रहे हैं। ये ठीक बात नहीं है, और इसका प्रायश्चित होना चाहिए, उन्हें इसका जवाब देना चाहिए। और जैसा मैंने आपसे कहा कि एक इसका प्रायश्चित ये है कि वो, इसमें कोई बजट इन्वॉल्व नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी इन्वॉल्व नहीं है। अगर वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हैं, वो राष्ट्रपति से कहें, संस्तुति करें कि हिंदू हो या मुसलमान, देश में रहना है तो देश की जय बोलनी होगी, और उसके लिए जय हिंद बोलने को सार्वजनिक स्थानों पर अनिवार्य कर दें। पता नहीं इस पर भी उनकी क्या राय है, वो तो बाद में लेंगे ही, देखेंगे। हमारा माइक आईडी उनका पीछा कर रहा है, हालांकि हम अभी तक उन तक नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि हम तो देश के उनसे भी बड़े बड़े लोगों तक पहुंच पाते हैं, लेकिन मीडिया को उपराष्ट्रपति नॉट रीचेबल है, इतने बड़े हैं, शायद तिरंगे से भी बड़े मान रहे हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ सुरेश जी, नमस्कार। नमस्कार। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये देश, ये झंडा जो है, ये ध्वज है, ये केवल ये इस प्रकार से कागज कपड़े का टुकड़ा नहीं है, ये 125 करोड़ और हिंदुस्तानियों का प्रतीक है। इसके लिए हमारी सेनाएं कुर्बान होती हैं, बलिदान देती हैं, और हजारों सालों तक झंडे ध्वज की रक्षा के लिए, झंडे की रक्षा के लिए हमारे देशवासी इसमें लगे रहते हैं। ये सेना इसलिए नहीं लड़ती कि ये ऐसे खामोखा लड़ती है, उस झंडे को प्राप्त करने के लिए, झंडे की रक्षा के लिए लड़ती हैं। तो इसमें इनका परिवार भी शामिल है, ये, और ये खुद भी शामिल है। अगर इन्होंने अपमान किया, इनके अपने परिवार का भी अपमान किया, इन्होंने अपना भी अपना अपमान किया है। बिल्कुल, धन्यवाद। हम जरा आपको परिणाम दिखाते हैं कि अगर ऐसी ही चीजें होती रही तो क्या होगा। देश की युवा पीढ़ी पर गलत प्रभाव, देश के प्रति सम्मान की भावना समाप्त हो जाएगी, देश की एकता और अखंडता प्रभावित होगी, जिससे देश में अराजकता फैलेगी, संवैधानिक पद के प्रति लोगों में गलत भावना जागेगी, उच्च संवैधानिक पद के लिए गलत परंपरा की शुरुआत होगी,
राष्ट्रीय तिरंगे का अपमान देश का अपमान है और ऐसा करने से तिरंगे के सम्मान को ठेस पहुंचेगी। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? आप लाइव में जुड़ चुके हैं। हेलो, हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जब हमारे देश में कोई भी ऐसा पर्व आता है तो सारे दुनिया मतलब जनगण मन मतलब खड़े होके बोल जाते हैं। और इसको जब भी है, इसको तो इतना में हमारे देश में रहने का हक नहीं है। ये राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति। अगले कॉलर के पास चलते, हम कहेंगे कि तर्कों के साथ नई नई बातों को कहिए। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। हाँ जी, सुरेश जी मैं हिसार से बोल रहा हूँ, चंद्रकांत। बोलिए चंद्रकांत जी। मैं हिसार से बोल रहा हूँ। ये हिंदुस्तान की झंडा हमारी आत्मा है, हिंदुस्तान की आत्मा है। इन्होंने अपनी आत्मा का अपमान किया है। ये अंदर से इसके पक्ष में नहीं है, अंदर से विरोधी है। धन्यवाद। उपाय देख लेते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति कानूनी बहाने ढूंढने के बजाय देश से माफी मांगे, दोबारा ऐसी गलती ना करने की बात को स्वीकारें। देश के उच्च पदों पर बैठे लोग ऐसी गलती ना करें। हर हाल में तिरंगे को सलामी देने का कानून पारित किया जाए। कॉलर के पास, हमारे जो अतिथि उनके पास चलते हैं। त्यागी जी, उपाय की दिशा में अगर हम जाए, क्योंकि केवल हमें मुद्दे को उछालना नहीं बल्कि उसके उपाय तक जाना है। हिंदुस्तान के आगे के लाखों वर्षों के इतिहास में फिर कोई हमीद अंसारी ऐसी गलती ना करे, ना बहाना निकाले। क्या उपाय हो सकता है? इसका एक उपाय तो आपने कर ही दिया। आज आपके चैनल के ऊपर ये प्रश्न उठाया गया, सारी दुनिया तक पहुंचाया गया। एक उपाय तो यही है कि अगर मीडिया जागरूक रहेगा, लोग जागरूक रहेंगे और ऐसे लोग जो गलती करेंगे जानबूझ के या अनजाने में, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे, तो ये तो पहला उपाय हो गया। और दूसरा उपाय मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ। इस उपाय में केवल सुदर्शन करा है और कोई नहीं करा है। जब भी कोई चीज प्रारंभ होती है तो वो एक ही प्रारंभ करता है। कोई पत्थर पहली चोट में नहीं टूटता, लेकिन इतिहास याद रखता है कि पहली चोट किसने मारी थी। 1000 मील की यात्रा भी पहले कदम से प्रारंभ होती है। आज आपने वो पहला कदम ले लिया है और अब इसके बाद में और कदम लेंगे। हम और भी टीवी चैनल से ये अनुरोध करते हैं कि वो देश हित से जुड़े हुए मुद्दों को प्राथमिकता से दिखाएं, बजाय इसके कि वो कॉमर्शियल और टीआरपी के एंगल को अपने सामने रखें। बिल्कुल। उपाय आप कुछ और बता रहे थे। और दूसरा उपाय तो मैं आपके सामने जिक्र कर चुका हूं कि अब तो ये स्थिति आ गई है कि जब तक एलिमेंट ऑफ फोर्स इज नॉट इंड्यूस्ड, और वो एलिमेंट ऑफ फोर्स किसी एक आदमी के स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि देश के एकीकरण के लिए। इस देश में एक भी बिंदु ऐसा नहीं है जिस पर हम पूरी तरह से एक हों। लिहाजा हमारा कहना है कि जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कोई नहीं है, जब हम हर इशू पे डिवाइडेड हैं, तो कम से कम नेशनलिज्म और राष्ट्रीयता को बरकरार रखने के लिए एक बिंदु पे तो एक हो जाएं और उसको अनिवार्य कर दें। बिल्कुल, वो मुद्दा जय हिंद हो सकता है। वो बिंदु जय हिंद है और कह दिया जाए कि भाई हिंदू हो या मुसलमान, देश में रहना है तो देश की जय बोलनी होगी। और जय हिंद का मतलब आपको पता है कि ये जय हिंद, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जय हिंद केवल सरकारी नौकर जो सरकार से सैलरी लेते हैं, और वो भी खास करके पुलिस या आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्स लोगों का ही काम है, ऐसा मानते हैं कुछ लोग। मैं कई बार ऐसा इंसिडेंस हुआ है कि जैसे एयरपोर्ट में फ्लाइट में जा रहे हैं या उतर रहे हैं या फिर कहीं पब्लिक प्लेस पे है, किसी का फोन आता है तो मैं कहता हूँ हाँ जय हिंद बोलिए, तो बगल वाला पूछता है कि क्या आप किसी गवर्नमेंट एजेंसी में है या इंटेलिजेंस में है। ये लोगों की आदत है। शायद यही कारण था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यह कहा था कि हर युवा को कम से कम 1 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाए। बिल्कुल, हम भी हर साल ये कहते हैं कि इस देश के हर बच्चे को, हर नागरिक को उसकी शिक्षा पूरी होने के बाद मिलिट्री का एजुकेशन, उसकी सेवा भी, ना केवल ट्रेनिंग, कम से कम 1 साल की सेवा भी कंपलसरी करनी चाहिए। एसके दत्ता हमारे साथ है, आप क्या उपाय बताएंगे?
मैं आपके चैनल के माध्यम से कुछ चीज़ें रखना चाहूँगा और गुजारिश करूँगा भारत सरकार से कि इन सब चीज़ों पे अमल हो तत्कालीन रूप से। सबसे पहले बात है कि कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स की जहाँ बात आती है उसको सही तरह से लागू करने की आवश्यकता है और उस पर पुनः विचार होने की ज़रूरत है। पहली बात यह है कि संविधान के रक्षक होते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और तिरंगा और नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग की एक तरह से रक्षक होते हैं। इस देश के आज़ाद भारत के नागरिक होने के नाते मैं समझता हूँ कि कल के घटना के बाद मुझे बहुत ज़्यादा चोट पहुँचा है, बहुत ज़्यादा पीड़ा हुआ है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करता हूँ कि उपराष्ट्रपति माफ़ी भी मांगे, राष्ट्रीय लेवल पे माफ़ी मांगे इस काम के चलते, और उसके साथ साथ त्यागपत्र भी दे ताकि आगे इस तरह का जुर्रत कोई ना करे। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि वंदे मातरम की धुन जब बजाया जाता है, चाहे संसद के अंदर हो या फिर सदन के अंदर, बहुत सारे ऐसे संसद के लोग होते हैं या फिर सदन के लोग होते हैं जो वंदे मातरम पे खड़े नहीं होते हैं। उनके लिए मेरा मानना है कि भारत सरकार एक कानून पारित करे कि उनको देश से बाहर कर दिया जाए। तीसरी बात ये भी है कि आम जनता के लिए और आम नागरिक के लिए अक्सर ये देखा जाता है कि पतंग बनाते हैं लोग तिरंगा के रूप में, और उसको फिर एक तरह से उड़ाया जाता है और कहीं ज़मीन पे कहीं पे जाके गिरता है। इन सब चीज़ों पे अंकुश लगने की आवश्यकता है। पतंग की इजाज़त तिरंगा के रूपरेखा पे किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए, या फिर किसी भी वस्तु का रूपरेखा तिरंगा के माध्यम से नहीं होना चाहिए। एक ज़रूर आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहूँगा यहाँ पे, आप अगर दिल्ली के पालिका बाजार के मिलेनियम पार्क पे आप अगर चले जाएंगे या फिर सिलेक्ट सिटी वॉक पे चले जाएंगे, सनसेट लॉ के मुताबिक तिरंगा को सम्मानपूर्वक सूरज ढलने के बाद उतारा जाना चाहिए और सूरज जब उदय होती है तो उस समय लहराना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि अभी भी आप चले जाइए, किसी रिपोर्टर को भेजिएगा पालिका बाजार के उस मिलेनियम पार्क के ऊपर तिरंगा लहरा रहा है या फिर सिलेक्ट सिटी वॉक पे लहरा रहा है, जो गैर कानूनी है संविधान के हिसाब से। तो इन सब चीजों पे भी अंकुश लगाने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि राष्ट्र का सम्मान सबसे बड़ा सम्मान है। मैं दोनों अतिथियों का आभारी हूं, आपने टाइम निकाला, और आप भी कॉलर का। हमने अंसारी जी तक पहुंचने के कई प्रयास किए, अभी तक तो संपर्क नहीं हुआ। अगर कल दोपहर तक संपर्क नहीं होता है तो हम उनके नंबर आपको दे देंगे स्क्रीन से, आप बात करिए। हम इस विषय पर कल भी एक और कार्यक्रम लेकर आएंगे और पहलू इसके बताएंगे, और अंसारी साहब के अतीत और भविष्य वर्तमान पर भी थोड़ी सी निगाह डालेंगे। कल के एपिसोड में हम इसी विषय पर फिर आएंगे। हम आपको छोड़ चलते हैं झंडा ऊंचा रहे इस गीत के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा।